हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3.5 ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इससे रेजिस्टिविटी कैसे आएगी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी रीड करके एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। As remarked before, an electron will suffer collision with the heavy fixed ions, but after collision it will emerge with the same speed but in different direction. ओके, तो देखो जैसे कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में देखा था, जब एक मेटल है, ये कंडक्टर है, उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ड्यू टू टेम्परेचर तो एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल वेलोसिटी, एंड दे विल मूव इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बट रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोलिजन हो रहा है इनका आयन के साथ और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, इफ़ वी कंसिडर ऑल द इलेक्ट्रॉन, देयर एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो सिंस देयर डायरेक्शन आर रैंडम। ओके, अब देखो, अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालो, इन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन अ मेटल, जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं उनसे, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये ज़ीरो है। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है इन इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई इधर है कोई इधर है, तो एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल ज़ीरो आएगी वेलोसिटी। ठीक है, इसी वजह से क्या है, कोई करंट नहीं है। ओके, इसी वजह से कोई करंट नहीं है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो है। ठीक है, ये बात सबको समझनी है। इसके बाद देखते हैं, thus if there are n electrons and the velocity of the ith electron at a given time is vi, small vi, then this। अब देखो, सपोज कितना बोला है, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की ith इलेक्ट्रॉन जो बोला है उसकी वेलोसिटी कितनी है किसी टाइम पे, स्मॉल vi है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी उसकी? एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की है ना, n से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने n लिए, तो समेशन ऑफ वी आई। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, इसका समेशन लिया, इसका एवरेज लिया बेसिकली। ठीक है, वो जीरो आ जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकली किया है इसको। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो, कंसिडर नाउ द सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड टू दिस फील्ड बाय दिस। अब सिचुएशन बदल जाएगी। अब क्या कर रहे हैं हम? नाउ वी आर अप्लाइंग अ बैटरी, अ वोल्टेज, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या अप्लाई की? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, ये ड्रिफ्ट करेंगे। उसको देखते देखो कैसे, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा ना, क्या लिखा डायग्राम में? देखो, सिमेट्रिक पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी थ्रू रिपीटेड कोलिजन एंड स्ट्रेट लाइन ट्रैवल बिटवीन कोलिजन। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एज शोन, द इलेक्ट्रॉन एंड्स अप एट पॉइंट बी डैश। ठीक है, क्या बोला है? देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती तो ये रैंडमली मूव कर रहे थे। देखो कैसे रैंडमली मूव कर रहे थे, कुछ इधर है ना, ये कुछ ए से बी जाने में रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? देखो, ये अभी भी रैंडम है, लेकिन अभी क्या हो गया? देखो, डॉटेड लाइन से छोड़ना, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब अपनी पहले जो वेलोसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ड्रिफ्ट होने लग गए। देखो, अपनी जो वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होने लग गए। देखो इधर कुछ, ठीक है, ड्रिफ्ट तो मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं। रैंडम मोशन है, फिर भी ये एक डायरेक्शन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ये आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ड्रिफ्ट हो रहा है ना। ड्रिफ्ट तो समझते हो ना आप, मतलब जैसे यहाँ जा रहा था, देखो अब जैसे B8 से भी यहाँ जा रहा था, लेकिन अब कहाँ गया? B डैश। ये देखो ड्रिफ्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से होगा ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है ऑपोजिट, तो हमें पता है ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? आई ई, है ना, ये पढ़ा है पहले चैप्टर में। तो ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ड्रिफ्ट करेंगे ना, तो ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट क्या हुआ ना। इसके बाद और एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से ये ड्रिफ्ट करेंगे? तो ए इज इक्वल टू, ये कैसे आया? तो देखो, आपको पता ना, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना, और एफ क्या है? जैसे मैंने बताया, ई कैपिटल ई, वेयर ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। ओके, इसके बाद देखो, वेयर माइनस ई इज द चार्ज एंड एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Consider again the ith electron at a given time t. This electron would have had its last collision sometime before t, and ti with the time elapsed after this last collision. If vi was its velocity immediately after the last collision, then its velocity capital Vi at time t is। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन, जनरल एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ith इलेक्ट्रॉन,
उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर अ कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद आयन से कोलाइड कर रहा, जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज वी आई, स्मॉल वी आई, ठीक है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया सर हमने जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये वेलोसिटी है, और जैसे कोलाइड किया उसके बाद जस्ट आफ्टर इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी आई, और टी आई टाइम के बाद, एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कैपिटल वी आई। ये एक्सेलरेट करा, ठीक है, एक्सेलरेट करा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करेगा ये, ओके, तो ये एक्सेलरेट करके इसकी वेलोसिटी कितनी आई, कैपिटल वी आई टी आई टाइम के बाद, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको ये पता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आई स्मॉल वी आई ए टी। एक्सेलरेशन क्या था देखो यहाँ से पहले इक्वेशन से 3.15 इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दिया एक्सेलरेशन की, ई कैपिटल ई एम टी आई, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन है, ये समझ में आया होगा। नाउ सिंस स्टार्टिंग विद इट्स लास्ट कोलिजन इट वाज एक्सेलरेटेड with an acceleration given by 3.14 for a time interval ti, the average velocity of the electron at time t is the average of all the vi's, ठीक है। तो आप देखो, अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इन सब की एवरेज होगा, ठीक है, और एवरेज इसका भी निकाल सकते हैं हम, किसका, जो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, द एवरेज ऑफ वी आई इज ज़ीरो। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इसका एवरेज कितना है, ज़ीरो है, बिकॉज क्या है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना, तो इनका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, लेकिन फाइनल जीरो नहीं आएगी, है ना, फाइनल जीरो नहीं आएगी। देखो नाउ सिंस इमीडिएटली आफ्टर एनी कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली रैंडम। तो इनिशियल वेलोसिटी एवरेज जीरो क्यों आया, बिकॉज कोलिजन के जस्ट बाद उनकी डायरेक्शन रैंडम है, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए कोलिजन की एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो आई, ठीक है। द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल बट एट रैंडम टाइम, ठीक है, और किसी भी रैंडम इंटरवल पे नहीं हो रहा, मतलब कभी भी रैंडम हो रहा है ना, कोलिजन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनका जो कोलिजन है रैंडम टाइम में हो रहा है, अलग अलग टाइम पे हो रहा है, ठीक है। लेट अस डिनोट बाय टाउ, ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए टाउ, टाउ क्या है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता भी होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना, द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, ओके। इसके बाद देखो, देन एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड हैव स्पेंड टाइम मोर देन टाउ एंड सम लेस देन टाउ, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली ये एवरेज है, तो किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने टाउ से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और कुछ ने टाउ से कम किया होगा, ओके। तो टाउ क्या था, एवरेज टाइम था बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज टाइम था। इन अदर वर्ड्स द टाइम टी आई इन इक्वेशन 3.16 विल बी लेस देन टाउ फॉर सम, एंड है ना, वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ टी आई देन इज टाउ, ठीक है, और यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जैसे कि एक्सप्लेन किया अभी, सारे इलेक्ट्रॉन का जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है उनका एवरेज है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। Thus, equation 3.16 over the n electron at any given time is given for the average Vd. Okay, और एवरेज लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी आई थी वो क्या आ जाएगी, Vd। Vd को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, ये मैंने बताया था आपको अभी पीछे, डॉटेड लाइन से जो बना रहा, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम मोशन है, उसके बाद ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, वी एवरेज जो आया, ठीक है, यही फाइनल वेलोसिटी का एवरेज आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल वी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो आया, कंप्लीट जब कोलिजन के जस्ट बाद उनकी डायरेक्शन रैंडम है इसलिए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी डायरेक्शन एक टाइम में एक आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में बढ़ रहे हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ओके, ये जीरो नहीं होगी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम अभी हमने इक्वेशन से देखा था, और टी एवरेज आ जाएगा ना, यहाँ टी आई का एवरेज जो टाउ है, तो वी डी आ गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी डी क्या आ गया, है ना, आई माइनस ई कैपिटल ई, दिस इज वेक्टर, एंड दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अगेन वेक्टर, एंड एम टाउ, ओके, ये रिलेशन आया। अब देखो इसमें, इसके बाद दिस लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, ओके, इट टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब जो क्या है यहाँ पर, जो टाइम के ये इंडिपेंडेंट है, रिलैक्सेशन टाइम तो क्या होगा, अब अभी रिलैक्सेशन टाइम की हम बात करेंगे, किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम तो
ओके, लेकिन जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो टाइम पे इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, दिस इज द फिनोमिना ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी वी डी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो इसको देखेंगे इसके बाद, तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं एंड ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी एरिया परपेंडिकुलर टू ई। ठीक है, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा, किसी भी, क्योंकि आगे बढ़े ना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, तो चार्जेस जो होंगे एक एरिया से आगे बढ़ेंगे। तो वही बात की है यहाँ, बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसफर ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी एरिया परपेंडिकुलर टू ई। कंसिडर अ प्लेनर एरिया ए लोकेटेड इनसाइड अ कंडक्टर सच दैट द नॉर्मल टू द एरिया इज पैरेलल टू ई। ओके, तो एक एरिया हमने मान लिया ए एरिया, और जो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया। नाउ लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टर सच दैट द नॉर्मल टू द एरिया इज पैरेलल टू ई, सच दैट इसका जो एरिया का नॉर्मल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट इन एन इनफाइनेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी ऑल इलेक्ट्रॉन टू द लेफ्ट ऑफ द एरिया एट डिस्टेंस अप टू वी डी टाइम्स डेल्टा टी वुड हैव क्रॉस द एरिया। ठीक है, तो डेल्टा टी स्मॉल टाइम में कितना डिस्टेंस, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर लेंगे इस एरिया को, तो कितना डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टाइम। तो इतने इलेक्ट्रॉन इतने एरिया तक, इतनी लेंथ तक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एरिया को डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स जो बोला है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, इतनी लेंथ में जो भी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस एरिया को क्रॉस कर देंगे डेल्टा टी टाइम में। अब आगे देखते हैं। नाउ इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन। ठीक है, तो ऑफ मेटल देन देयर आर एन डेल्टा टी वी डी ए सच इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो कि तो इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब इस एरिया में, इस वॉल्यूम में कितना था, ये लेंथ आई थी हमारी डेल्टा एक्स वी डी डेल्टा टी। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, इसको क्या कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। एरिया तो आ गया ए, एरिया लिया है हमने, और लेंथ कितनी है, वी डी डेल्टा टी। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, ठीक, इस एरिया को डेल्टा टी टाइम में। तो समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद सिंस ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज माइनस साइड द टोटल चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दिस एरिया ए टू द राइट इन टाइम डेल्टा टी इज इतना। ठीक है, तो एक का चार्ज माइनस ही होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ डेल्टा टी टाइम में, बस जो फैक्टर आया था ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ डेल्टा टी टाइम में इस एरिया के अक्रॉस। ठीक है, ई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड हेंस द टोटल चार्ज ट्रांसपोर्टेड अलोंग ई अक्रॉस द एरिया इज नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो ई तो क्या है, इधर है। ओके, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, तो चार्ज इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, डेल्टा टी टाइम में। नाउ द अमाउंट ऑफ charge crossing the area A in this is in time delta t is by definition okay I delta t, है ना। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने देखा ना, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है बेसिकली, चार्ज इनटू डेल्टा टी, चार्ज अपॉन टाइम। ऐसे चार्ज कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, करंट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, और इसमें तो आई डेल्टा टी कितना आ जाएगा, आई डेल्टा टी विल बी, यही तो चार्ज निकाला था अभी, प्लस एन ई ए वी डी डेल्टा टी। ठीक है, इतना चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, नाउ और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया। नाउ इसके बाद देखो, सपोज सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वी डी, अब वी डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो वी डी की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करी क्या आई थी वी डी की वैल्यू, तो देखा था हमने ई एंड अगेन दिस वॉज एम, ओके दिस वॉज ई एम टाउ, है ना, ये आई थी वी डी की वैल्यू, ये सब्सटीट्यूट करी हमने। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड को इसका क्या ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। तो नाउ देखो आई डेल्टा टी कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर, है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे वी डी की वैल्यू रखोगे तो ई स्क्वायर ए एम टाउ एन डेल्टा टी ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी हमने देखा था करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या था, करंट डेंसिटी वॉज करंट पर यूनिट एरिया। ओके, पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से आई करंट क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी टाइम्स एरिया। तो
अब हमने जब जे की वैल्यू यहाँ रखी तो जे क्या आ जाएगा यहाँ से, जे विल बी, वी विल डिवाइड दिस बाय, वी विल डिवाइड मल्टीप्लाई दिस बाय ए, ओके, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय ए, तो हमारा जे आ जाएगा यहाँ से, जे विल बी, ओके, जे विल बी व्हाट, एरिया से डिवाइड करेंगे ना इसे, तो क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, ये एन है, ये ई स्क्वायर है, ए कैंसिल हो गया, ए से डिवाइड किया, एम आ गया, टाउ आ गया और ई आ गया, ठीक है, ई भी हमारा आ गया। उसके बाद देखो, नाउ द करेंट डेंसिटी, द वेक्टर जे इज पैरेलल टू ई एंड हेंस वी कैन राइट इक्वेशन 3.21 इन द वेक्टर फॉर्म। तो जे को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और देखो एन कांस्टेंट है, करंट चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए करंट चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिएक्शन टाइम भी कांस्टेंट हम मान लेंगे, ठीक है। तो सारे कांस्टेंट है, यानी कि जे किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जे की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और यही देखो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ हमारा वी इज आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। करंट जो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे यहाँ भी आ गया, जे करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर अपॉन एम टाउ, ठीक है, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एम टाउ। वी दस सी दैट अ वेरी सिंपल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रिप्रोड्यूस ओम्स लॉ। तो इससे माइक्रोस्कोपिक लेवल हमने देखा तो ये ओम्स लॉ ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव ऑफ कोर्स मेड अजम्पशन दैट टाउ एंड एम आर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ई। और देखो यहाँ से हमारा कंडक्टिविटी आई और रजिस्टिविटी भी आ जाएगी, रजिस्टिविटी इसकी उल्टा आ जाएगी, एम एन स्क्वायर, ठीक है, 1 टाउ, ठीक है। ये हमारी यहाँ से रजिस्टिविटी भी आ जाएगी, ठीक है। और वी हैव ऑफ कोर्स मेड अजम्पशन टाउ एंड एन आर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ई। वी शैल इन नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो गाइस एक बार और कहना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में, बहुत सारी चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन करी, ये पैराग्राफ मेरे लिए भी बहुत टफ था, तो कोई मिस्टेक अगर हुई है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए। कोई अगर मिस्टेक में एक्सप्रेशन नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत टफ पैराग्राफ लगा ये, ठीक है। कुछ पैराग्राफ इंसर्ट के मेरी नॉलेज जितनी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहनी थी मुझे, अभी मैं भूल गया हूँ, बट फिर भी ये चीज़ को, मिस्टेक को आप देख लेना, कोई अगर मिस्टेक होगी तो बता देना इसमें, ताकि और की हेल्प हो जाए, ठीक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि वीडियोस आगे बनाओ, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले भी मैंने इस पर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुआ, अभी भी उतना अच्छे से मैं बोलता हूँ नहीं हुआ एक्सप्लेन, बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, बट इतने टाइम में तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो जो मेरे वीडियो पे कुछ स्टूडेंट ऐसे तो डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे कमेंट्स आया, इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी अगर आप कमेंट करके, जिसको पता है कि मिस्टेक क्या हुई है और करेक्ट अगर वो कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।